ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनको फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कलर ले लेते हैं पेन का, फिर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति या परिषद हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ऑप्शन बी अशोक के शासन काल में हुई थी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासन काल में, ऑप्शन डी मिनांडर के शासन काल में। अब देखिए कि जो है किस किस काल में हुई थी। तो सबसे प्रथम जो हुई थी, प्रथम जो है बौद्ध संगीति हुई थी, वो जो है 483 ईस्वी में 483 ईस्वी में हुई थी और राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह या ब्रजगिरी में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो है अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके साथ अध्यक्ष महाकश्यप? क्या लिखेंगे इसको? महाकश्यप, कश्यप है ना, कश्यप, महाकश्यप। और जो है इस किसके शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। क्या हुआ? देखिए कितने क्वेश्चन बने। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी में हुई थी। और कब कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और किसके शासन काल में हुई थी? तो यह जो है अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। इसको हम इरेजर कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो है बौद्ध संगीति का हम वर्णन करते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति का वर्णन, तो दूसरी जो है, एक सेकेंड, पेन का कलर नहीं मिल रहा है सही ढंग से। हाँ मिल गया। अब देखो दूसरी जो है दूसरी पेन ठीक से चलता नहीं है। द्वितीय जो है बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय को देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। हम पढ़ा भी चुके हैं इसको पहले। वैशाली में हुई थी। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष साब कमीर थे। साब कमीर थे। क्या कौन थे? साब कमीर थे अध्यक्ष। और किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन हुई थी। कालाशोक के शासन काल में हुई थी। अब तृतीय देख लेते हैं, तीसरी देख लेते हैं किसके कब हुई थी? तो तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में तीसरी हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी बौद्ध संगीति। और जो है इसके जो है वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस थे। कौन थे? मोगली पुत्र लिख लेंगे, पुत्र नहीं पुत्र लिख लेंगे। और जो है तिस थे, मोगली पुत्र तिस थे, इसके अध्यक्ष थे। किसके? तीसरी जो है बौद्ध संगीति के। और देखिए ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी दूसरी। और तीसरी हुई थी अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। और देखिए चलो चौथी यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी जो है यहाँ पर देख लेते हैं, चौथी कहाँ कब हुई थी। तो चौथी जो है 72 ईसा पूर्व में हुई थी। 72 ईसा पूर्व में चौथी हुई थी। और चौथी कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन
कुंडल वन जो है ये कश्मीर में पड़ता है, वहां हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। और इसके जो है किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क, राजा कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जिसने 78 संमत का कैलेंडर जारी किया था। उस इरेजर कर लेते हैं इसको इरेजर कर लेते हैं। फिर अगली स्लाइड में देखते हैं। ये चारों बौद्ध संगीति हो गई है ना। तो जो है राजा किसके शासन काल में हुई? पहला राजा अजात शत्रु के शासन काल में हुई। दूसरा किसके? कालाशोक के शासन काल में हुई। तीसरी किसके शासन काल में हुई? तो अशोक के शासन काल में हुई। जो है एक कनिष्क के शासन काल में हुई। और जो है इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पहली में महाकश्यप कर रहे थे, दूसरी में साप कबीर कर रहे थे, तीसरी में मोगली पुत्र कर रहे थे तीसरी में मोगली पुत्र कर रहे थे। और जो है वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति में कर रहे थे। ये हमारी बौद्ध संगीतियां हो गई। और अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में ये देखिए दिया भी है। अब इसको भी पढ़ा ही देते हैं, तो देखिए पढ़ा देते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति बताया ना 483 ईस्वी में राजगृह या गिरि ब्रज में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप कर रहे थे। और अजात शत्रु इसके शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? और 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इसके साप कबीर जो है अध्यक्ष थे। और कालाशोक जो है शासन काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 225 पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र इसके जी है अध्यक्षता कर रहे थे। अशोक के शासन काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 75 ईसा पूर्व में हुई थी। सारी ये गलत लिख गया है, 72 होगा यहाँ पर। कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र के साथ अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है। क्वेश्चन ये है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए पर जीत किया था। आम्भी, ऑप्शन बी पुरु पोरस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्म नंद ने। किसने किया था भाई? किसने हराया था इनको? तो पुरु पोरस ये एक राजा थे, इन्होंने हराया था इनको, सिकंदर को हराया था। अगली देखते हैं स्लाइड में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। हाइडिंग स्पीच और या पिस्ता का युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने, जो इसी का सैनिक था, उसी ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा जो है ये है शक संमत जो है प्रारंभ किया था। अभी बताया ना कि वो कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? 78 जो है कैलेंडर जारी किया था। ये 78 शक संमत या शक काल पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन बी 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 120 ईस्वी से, ऑप्शन डी 320 ईस्वी। तो बताया ना कनिष्क ने किया था, 78 में किया था। और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व इसकी शासक को श्रेय जाता है। देखिए ये विक्रम से, ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कनिष्क को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये जाता है श्रेय इसका 58 ईसा विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में ये जो है विक्रमादित्य ने लागू किया था इस कैलेंडर को। अगली स्लाइड में देखते हैं।
इसमें देखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, शक संवत का समय काल और काल शासन का वर्णन देखेंगे। तो विक्रम संवत जो है जारी किया था तो 58 ईसा पूर्व में जारी किया था और विक्रमादित्य ने जारी किया था। शक संवत तो बता ही दिया 78 ईस्वी ईसा पूर्व कनिष्क ने किया था। गुप्त संवत कब हुआ था तो 319 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं है? दस्ता नहीं है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में दास्ता, सॉरी यहाँ पर दास्ता है, व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन डी वायु पुराण में नहीं था। जो दास्ता का वर्णन मिलता है वो मेगस्थनीज की इंडिका में पुस्तक है। इंडिका इनकी सैलूकस था। ये किसके शासन काल में आए थे? तो राजा कनिष्क के शासन काल में। मैग्नेस के शासन काल में आए थे। चलिए देख लेते हैं इनकी पुस्तकें कौन है। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगस्थनीज ने लिखी है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है। अर्थशास्त्र तो जानते ही है चाणक्य ने लिखी है। और वायु पुराण किसने लिखी है? तो वेद व्यास ने लिखी है। और महाभारत को भी द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ही लिखी है। अगली स्लाइड देख हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा है, ये निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथ में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? संज्ञा मतलब नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए नंदी कलंबकर कहा गया, ऑप्शन बी कलिंग पुत्र पर्णी कहा गया, ऑप्शन सी पेरिया पुराणम कहा गया, ऑप्शन डी कुराल कहा गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कुराल कहा गया है। कुराल को ही लघु वेद कहा गया है। तमिलनाडु में ही कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है तमिलनाडु में लघु वेद की संज्ञा दी गई है तो कुराल ग्रंथ को दी गई है। कुराल ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर में की गई थी। तिरुवल्लुवर में की गई थी। कुराल का अन्य नाम क्या है? तिरुकुरल है। और तमिल साहित्य का बाइबिल या पंचम वेद किसे कहते हैं? तो कुराल को ही कहते हैं। बाइबिल भी कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। ये एक उत्कृष्ट तमिल संगम साहित्य है जिसमें 1330 ईस्वी के सारी 13 ईस्वी 30 जो है दोहे शामिल है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, चोल शासक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? जो ये वारियम था, ये ऑप्शन ए पान वारियम, ऑप्शन डी एरी वारियम, ऑप्शन सी टोट्य वारियम, ऑप्शन डी संवत्सर वारियम। तो क्या था? ऑप्शन सी होगा टोट्यवारियम था। ये जो टोट्यवारियम देखता था, कार्य को देखता था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। चोलों के शासन काल में वारियम उद्यान प्रशासन का काल देखता था तो वो टोट्यवारियम देखता था। चोल वंश में उर किसको कहा जाता था? चोल वंश में जो उर किसको कहा जाता था? तो ग्राम सभा होती थी उसको कहा जाता था। उर की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था तो क्या कहा जाता था? अलुंगड़म कहा जाता था। अलुंगड़म। चोल काल में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वरित्युक्त राक्त कहा जाता था। सन्यासियों एवं विदेशियों की समिति को क्या कहा जाता था? जो सन्यासी और विदेशी होते थे उनकी समिति जो होती थी, मतलब संगठन जो होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था उदासिक वारियम कहा जाता था। उदासिक वारियम कहा जाता था। इनकी जो है
संगठन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उस पर पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी गोविंद राज, ऑप्शन सी चंद्रवर्मन, ऑप्शन डी महिपाल ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भोज ने लिखा था। तो क्या लिखा था? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों को लिखा था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, चिकित्सा, गणित, विज्ञान, व्याकरण की अनेक पुस्तक लिखे थे। तो किसने लिखी थी? तो राजा भोज ने लिखा था। कविराज की उपाधि किसको मिली थी? तो राजा भोज को मिली थी। चिकित्सा विज्ञान से संबंधित राजभोज की पुस्तक है तो आयुर्वेद सर्वस्व है। राजभोज द्वारा लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? तो युक्ति, कल्पतरु, सरस्वती, कंठाभरण, चंपू रामायण, कुर्म शतक कहते हैं। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये कौन थे? राजभोज कौन थे? राजा भोज जो है परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड हड़प्पा संस्कृत की बस्तियां हैं और नदी जिस पर अव्यवस्थित है ये जो है ये नगर। तो हड़प्पा किसके किनारे बसा है? तो हड़प्पा बसा है रावी नदी के किनारे बसा है। तीसरा हो गया, ये देखिए तीसरा है, ये समझ लीजिए तीसरा हो गया। और जो है बी का दूसरा है तो गग्गर नदी हो गई। लोथल किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। तो क्या हुआ? 3 2 1 4 किसमें है? 3 2 1 4 1 में है। तो हमारा आंसर यही होगा। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे वही चीज है जो है एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हड़प्पा के नगर हैं, हड़प्पा की नदियां हैं। हड़प्पा याद कर लीजिए, बड़ा की मात्रा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी पंजाब के किनारे, सुतकांगेडोर तो दस्क नदी के किनारे, बनावली किसके किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, पुड़ाल जो है सरस्वती नदी के किनारे, चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसता है। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक तमिल देश के संगम युग की राजधानी नहीं है। इनमें से कौन है जो संगम युग की राजधानी नहीं है? तो ये पल्लव नहीं है, इनका जोड़ा होता था चेर चोल पांड्य, इनका जोड़ा है। संगम युग के राजवंश थे तो चोल चेर पांड्य, देखो यहाँ दिया भी है। संगम कालीन किन शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? ऐसा कौन सा संगम शासक था जिसका जो है रोमन साम्राज्य से व्यापार हुआ करता था? तो चेर शासक ऐसे थे जो रोमन साम्राज्य से अपना व्यापार किया करते थे। लाल चेर की उपाधि किसने धारण की थी? लाल चेर की उपाधि तो सेन गुट्टवन ने की थी। क्या किया था? सेन गुट्टवन ने की थी। संगम साहित्य कालीन महाकाव्य है तो शिल्पाधिकारम और मणि मेखले है, ये जो है महाकाव्य है। जो संगम वंश था, जो शासन था चोल चेर और पांड्य का, वो संगम साहित्य कालीन था। तो उनके महाकाव्य कौन थे? तो शिल्पाधिकारम मणि में मैखले जो थी ये महाकाव्य है। वैसे हिंदू धर्म में महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम और रामावतारम के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नन्ने, ऑप्शन डी टिक्कड़। तो राइट आंसर है कंबन होंगे। अब अपने एक्सप्लेनेशन पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कंबन है। कौन है? कंबन है। कंबन लेखक थे कहाँ के, किस शासक के लेखक थे? तो चोल शासक कोलतुंग प्रथम के समय थे। ये शासन काल इनका था जब ये कवि आए थे। कोलतुंग प्रथम के शासन के समय 3 प्रमुख कवि थे। तो 3 प्रमुख ईद के शासन काल में 3 प्रमुख कवि कौन से थे? तो 3 प्रमुख कंबन था और कुट्टन था, युगलेंदी था। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो ये इलांगो आड़िगल ने की है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। मणि मेखलय की रचना किसने की? तो शीतलय सतनार ने की थी। मणि मेखलय की रचना किसने की? तो शीतलय सतनार ने की। 1-2 बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है? तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था, यह प्रमाणित होता है। तो किसमें से प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए ग्रीक विवरण से, ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, ऑप्शन डी अशोक के स्तंभ लेख से। तो राइट आंसर है जो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है गुजरात। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गुजरात के चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल होने का प्रमाण मिलता है। तो रुद्रदामन जूनागढ़ में अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और शासक दोनों का वर्णन मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और शासक दोनों का वर्णन मिलता है तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से प्रमाण मिलता है कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था थी। हाथी किस अभिलेख में? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय का दर्शाया गया है कि पूरे राष्ट्र का विजेता था। तो गिरनार अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाया गया है कि वो जो है सौराष्ट्र विजय था, कि राष्ट्र का विजेता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जो अभिलेख है अशोक का अभिलेख, कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ये सिद्ध करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो ये कौन सा होगा? तो रुम्मनदेही स्तंभ लेख होगा। इससे प्रमाणित होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगली स्लाइड में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के जितने अभिलेख हैं उनमें से सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख है। रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में जो है किसके जन्म स्थान का जो है वर्णन करता है? तो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का वर्णन करता है। अशोक का मूल नाम मतलब
जब जो हमारा वास्तविक नाम होता है किन अभिलेखों में मिलता है, तो ये मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलम में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन कौन सी है, तो अभिलेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचालन किया गया तो अशोक ने किया था। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है तो 7वां अभिलेख है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1887 ईस्वी में पढ़ा था। किसने, प्रिंसेप ने पढ़ा था 1887 में। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो ये भागवत में कितनी है, तो 9 है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10, तो 9 है। नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है। जब सबरी जो है, सबरी के घर भगवान राम बेर खाए थे, वो उसी समय उन्होंने नवदा भक्ति बताई थी। वही हिंदू धर्म में 9 प्रकार की भक्तियां शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप हैं, तो नवदा भक्ति बताया ना। भगवान संप्रदाय, भागवत संप्रदाय के अन्य नाम कौन से हैं, तो वैष्णव धर्म है, नारायण धर्म है, पंचरात्र धर्म है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ है, तो बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ है, उसमें है, ये इनका वर्णन मिलता है। अगली स्लाइड देखते हैं। प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दिया करिए। अगर